बिहार में नेपाल से सटा एक जिला है पूर्वी चंपारण, जिसका मुख्यालय है मोतिहारी। मोतिहारी से करीब 36 किलोमीटर दूर है गोविंदगंज, जो जिले के दक्षिण पश्चिम में गंडक के कछार में बसा एक कस्बा है, जिसके अतीत में फूल भी है और शूल भी। 80 के दशक के उत्तरार्ध में उसी गोविंदगंज का एक लड़का इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए मोतिहारी गया, लेकिन इंजीनियर बनते बनते वो लड़का अपराध का रिसर्चर बन गया, जिसका नाम था देवेंद्र नाथ दुबे। तब बिहार अराजकता के आगोश में धीरे धीरे सिमटता जा रहा था। महात्मा गांधी की शांति और अहिंसा की चंपारण वाली प्रयोगशाला में बारूदी माथापच्ची शुरू हो गई थी। मोतिहारी शहर पर भी मुजफ्फरपुर का साया पड़ रहा था। जातीय हनक की खनक जोर जोर से सुनाई पड़ने लगी थी। जातिवादी अकड़ की आड़ में जब गली गली गुंडागर्दी चल रही थी, तब वर्चस्व की लड़ाई में एक कड़ी जुड़ा था देवेंद्र दुबे के नाम का। गोविंदगंज के पास एक गांव है टिकुलिया, वहीं पर जलेश्वर दुबे रहते थे, जो पुलिस में सिपाही हुआ करते थे। दुबे जी के सबसे छोटे बेटे थे देवेंद्र। ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए देवेंद्र दुबे का फोकस पढ़ाई लिखाई पर कहीं ज्यादा था। स्कूल की पढ़ाई में अच्छे थे। मोतिहारी के इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। पढ़ाई शुरू हुई, मगर यहीं पर जातीय अदावत के दलदल में वो धीरे धीरे फंसते चले गए। यहीं से देवेंद्र दुबे के बारूदी डीडी बनने की कहानी शुरू हुई। तब मोतिहारी शहर में राजपूतों का दबदबा था। मोतिहारी के इंजीनियरिंग कॉलेज में उन्हीं की चल रही थी। किसी बात को लेकर बहस हुई और 3 राजपूत लड़कों ने मिलकर देवेंद्र दुबे की जमकर पिटाई कर दी। बस यहीं से उसकी जिंदगी में नए अध्याय की शुरुआत हो गई। दावा तो यहां तक किया जाता है कि अपने रिश्ते की एक लड़की से छेड़खानी का देवेंद्र ने विरोध किया था। विरोध को उन लड़कों ने अपनी शान के खिलाफ समझ लिया। इसी बात को लेकर देवेंद्र और उन तीनों लड़कों के बीच बार बार लड़ाई हुई और हर बार देवेंद्र दुबे की जमकर पिटाई हुई। बार बार पिटने के बाद देवेंद्र के दिमाग में मैथमेटिक्स और फिजिक्स से ज्यादा गुंडागर्दी वाली थ्योरी चलने लगी। बाहुबल और बारूद के रसायन से वो प्रतिशोध का केमिकल तैयार करने में जुट गया। सिलेबस की लेबोरेटरीज से कहीं ज्यादा गिरोहबंदी पर फोकस अपने आप शुरू हो गया। देवेंद्र दुबे ने भी अपने स्वजातीय लड़कों को गोल बंद करना शुरू किया। कॉलेज में जो लड़के उन उद्दंड लड़कों से पीड़ित थे, वे सब धीरे धीरे देवेंद्र के पीछे खड़े होने शुरू हो गए और हट्ठे कट्ठे देवेंद्र दुबे ने अपना एक ग्रुप बना लिया और फिर अपने अपमान और पिटाई का बदला लेने के लिए कट्टा तमंचा जुटाना शुरू कर दिया। वो साल 1989 का था। एक दिन देवेंद्र के तीनों दुश्मन एक साथ स्कूटर पर जा रहे थे। प्रतिशोध की आग में तप रहे देवेंद्र को पता चला। अपने साथियों के साथ मिलकर देवेंद्र ने एक पुल पर तीनों को घेर लिया। भागने की कोशिश की, मगर वे नाकाम रहे। जिनके हाथों देवेंद्र दुबे अब तक पिटते आए थे, उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। मोतिहारी में कोहराम मच गया और बारूदी डीडी फरार हो गया। मोतिहारी में हत्या कर देवेंद्र दुबे असम भाग गया। वहां उसका संपर्क उग्रवादी संगठन उल्फा से हुआ। उल्फा की पाठशाला में खूनी पाठ पढ़कर वो शातिर हो गया। 1991 में देवेंद्र दुबे असम में ही कामाख्या मंदिर में गिरफ्तार हो गया। उसे पकड़कर मोतिहारी लाया गया। मोतिहारी जेल में वो वहां बंद कुख्यात बदमाशों से संपर्क में आया। तब तक मोतिहारी में देवेंद्र के बड़े भाई भूपेंद्र दुबे पर जानलेवा हमला हो चुका था। जेल के अंदर से ही डीडी ने अपने गैंग को नया आकार दिया। इसमें उसने जाति की दीवार को ध्वस्त कर नए सिरे से अपने गैंग का विस्तार किया। हत्या, लूट, रंगदारी, वसूली, किडनैपिंग, सब में डीडी गैंग का नाम आने लगा।
मोतिहारी शहर में डीडी खौफ का पर्याय बन गया। इस बीच एक राजपूत डॉक्टर के बेटे का अपहरण हो गया। इसमें भी नाम आया देवेंद्र दुबे का। इससे उसकी एंटी राजपूत वाली इमेज और ज्यादा स्ट्रांग हो गई। धीरे धीरे देवेंद्र दुबे के खौफ का आभा मंडल दूसरे जिलों तक पहुंच गया। इधर मोतिहारी में राजपूत जाति का नया डॉन उभरा जिसका नाम था विनोद सिंह, जिसे आक्रोशित राजपूतों का पूर्ण समर्थन था, जो सीधे सीधे डीडी गैंग से टकरा रहा था। रंगदारी वसूलने को लेकर कई दफे दोनों गैंग में टकराव हो चुका था। डॉक्टर के बेटे के अपहरण के बाद प्रशासन से भी देवेंद्र दुबे की ठन चुकी थी। तब तक 1994 का साल आ चुका था। मोतिहारी कोर्ट में डीडी की पेशी हुई थी। डीडी को टारगेट कर बमबाजी हुई, लेकिन वो बाल बाल बच गया। फिर उसी साल अदालत के बाहर कोर्ट कैंपस में फिर से देवेंद्र दुबे पर गोलियां दागी गई। गोली उसके जिस्म में लगी, वो नीचे गिर गया। इलाज के लिए पटना लाया गया। पटना में इलाज चला। जब पूरी तरह तंदुरुस्त होकर वो फिर से मोतिहारी लौटा तो जेल के बाहर वो अपनी रॉबिन हुड वाली छवि को चमकाने में लग गया। मतलब रंगदारी, वसूली और फिरौती से जो पैसा आ रहा था उसे वो गरीबों में बांट देता था। दुश्मनों की तरफ उसके अदृश्य समर्थक भी खड़े हो रहे थे। वो काल कोठरी में बंद रहकर भी ज्यादा मजबूत हो रहा था। अब आया साल 1995। बिहार में विधानसभा चुनाव होना था। लालू यादव से अलग होकर पार्टी बनाने वाले नीतीश कुमार ने डीडी को टिकट दे दिया। हालांकि बाद में नीतीश कुमार पलट गए और उसने देवेंद्र दुबे का प्रचार करने के बजाय किसी और के लिए वोट मांगा। डीडी को इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। अपनी दबंग और रॉबिन हुड वाली इमेज से जो उसने जमीन तैयार की थी, उस पर वोट की फसल लहलहा उठी। बाहुबली देवेंद्र दुबे विधायक बन गए। विधायक बनने के बाद उसके बाहुबल का ताप थोड़ा कम हुआ, लेकिन रंगदारी वसूल कर गरीबों में बांटने वाला काम जारी रहा। अब तक वो अपनी गैंग को खतरनाक हथियारों से लैस कर चुका था। मुजफ्फरपुर के भूमिहार बाहुबलियों से डीडी का संपर्क हो चुका था। देवेंद्र दुबे के ऊपर एक के बाद एक 35 मामले दर्ज हो चुके थे, लेकिन अधिकतर मामलों में उसके खिलाफ कोई गवाह नहीं मिला। इस बीच मोतिहारी में रंगदारी वसूलने को लेकर विनोद सिंह से कई बार बारूदी तकरार हो चुकी थी। देवेंद्र दुबे ने उसे अपने रास्ते से हटाने का प्लान किया और शूटरों को आउटसोर्स किया उत्तर प्रदेश से। छोटन शुक्ला गैंग के कुछ शार्प शूटर ने सूबाई सरहद पार की। मोतिहारी में AK-47 से गोली चली, लेकिन विनोद सिंह के बदले उसका भाई प्रमोद सिंह मारे गए। इसी के बाद बेखौफ बेलगाम देवेंद्र दुबे को घेर कर मारने का प्लान तैयार हुआ। क्योंकि सड़क से सदन तक पहुंच चुके देवेंद्र दुबे विधानसभा के अंदर सीधे सीधे उस लालू यादव से भी टकराने में परहेज नहीं कर रहे थे, जो 1995 में दोबारा जीतकर बेधड़क सम्राट की तरह शासन कर रहे थे। तब लालू यादव की सरकार में मंत्री थे ब्रिज बिहारी प्रसाद, बाहुबली विधायक, जिसका गैंग मुजफ्फरपुर से चलता था। विनोद सिंह सीधे पहुंचा ब्रिज बिहारी के पास और सरकारी सहमति से डीडी के विरुद्ध चक्रव्यूह बनाने की तैयारी शुरू हुई। 1998 में लोकसभा का चुनाव हुआ। लालू यादव ने मोतिहारी से ब्रिज बिहारी की पत्नी रमा देवी को टिकट दिया। विनोद सिंह ने खुलकर ब्रिज बिहारी के साथ मिलकर रमा देवी का प्रचार करना शुरू कर दिया। देवेंद्र दुबे भी खेल समझ चुका था, लिहाजा उसने भी नामांकन दाखिल कर दिया। पूरा चुनाव प्रचार तनाव भरा रहा। फिर चुनाव हुआ। बताते हैं कि साजिश के तहत डीडी के प्रभाव वाले कुछ बूथ को कैंसिल कर दिया गया। चुनाव के अगले दिन वो अपने घर में ही थे। चुनाव से जुड़े किसी काम से वो रात को निकले। अपने एक करीबी के घर गए थे। खुद गाड़ी में बैठे हुए थे। जिससे मिलना था उसे बुलाने के लिए अपने लेफ्टिनेंट राजन तिवारी को भेजा। तभी सामने से लाव लश्कर के साथ विनोद सिंह आया। जब तक डीडी को कुछ समझ में आता तब तक चारों तरफ से घेर कर AK-47 की नली खोल दी गई।
करीब 65 गोलियां मारी गई थी। देवेंद्र दुबे वहीं ढेर हो गया। डीडी के अंतिम संस्कार में ही उसके भांजे मंटू तिवारी ने बदला लेने की कसम खाई थी। कहते हैं कि जब देवेंद्र दुबे को गोली मारी गई थी तब ब्रिज बिहारी भी वहां मौजूद था। हालांकि साबित नहीं हुआ। करीब 35 बरस की उम्र में डीडी डॉन की कहानी वहीं खत्म हो गई, लेकिन देवेंद्र दुबे के खिलाफ साजिश की कीमत ब्रिज बिहारी को भी जान देकर चुकानी पड़ी थी।